पिछले 15 वर्षों में लगभग 2009 से जब इंग्लिश का पेपर बैंकिंग में, आईएएस में, आरएस में ये एक कंपलसरी हो गया, तो आज इन कंपटीशनों को पास करने के लिए अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है। अक्सर यही विषय है जहाँ थोड़ा बहुत कैंडिडेट जो है कमज़ोर पड़ता है। कारण कि एक तो उसकी मातृभाषा नहीं है, दूसरा चूँकि हम इसको रेगुलर बोलते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए इंग्लिश को समझने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो हम ये सीरीज़ इसलिए बना रहे हैं ताकि इंग्लिश का जो पेपर है उसको आसानी से पास किया जा सके। इसमें अक्सर देखा गया है कि महत्वपूर्ण होता है कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ क्या है? एक कोई 300 शब्द का या 200 शब्द का कोई लेख होता है और उसके बाद उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंकिंग में 15 नंबर का ये होता है और बाकी सब में जो है कहीं में 10 का, कहीं का 15 का, ये सबसे पहले यही रखा जाता है। कंप्रीहेंशन का मतलब है भाषा को समझना, इंग्लिश को जानना। तो जो तो इंग्लिश को जानता है वो कंप्रीहेंशन टेस्ट आराम से पास कर सकता है। जो इंग्लिश को समझ नहीं सकता वो बाकी ग्रामर भी नहीं समझ सकता और बाकी काम भी नहीं समझ सकता। तो हमें सबसे पहले कंप्रीहेंशन ऑफ पैराग्राफ पे अपने आप को कंसंट्रेट करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है ताकि 15 नंबर का ये काम तो हमारा पक्का हो जाए। तो कंप्रीहेंशन क्या है? कंप्रीहेंशन एक पैराग्राफ है जिसको हमें समझना है और उसके अंदर जो प्रश्न आते हैं, उससे जब बाद में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका हमें हल क्लिक करना होता है, जो सही हल होता है उसको क्लिक करना होता है। तो कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अक्सर लेखक लिखता क्या है इसमें। तो इसमें अक्सर किसी व्यक्ति की जीवनी के बारे में लिखा जाता है जिसको बायोग्राफी कहते हैं, किसी कहानी को लिखा जाता है जिसे स्टोरी कहते हैं, या किसी समसामयिक समस्या, करंट अफेयर, उस पर लिखा होता है। करंट अफेयर होता है जो समस्या हमारे देश में चल रही है उसके विषय में होता है, या कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है उसके बारे में होता है। तो सबसे पहले इस बात को देखना होगा कि जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ पे लिखा है। किसी की बायोग्राफी है, कोई कहानी है, कोई समस्या, करंट अफेयर है, या किसी ऐतिहासिक घटना है, या किसी व्यक्ति के अपने विचार हैं, व्यूज़ हैं। जब तक आप इस चीज़ को सेटल नहीं कर लेते तब तक आप पैरे को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये देखना है कि ये पैराग्राफ किस इन विषयों में से कौन से विषय पर है। विषय आपको पहली या दूसरी लाइन में ही समझ में आ जाता है। जब भी आप पढ़ेंगे तो 2 या 3 लाइन, 2 लाइनों के अंदर ही विषय ही आपके सामने आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा विषय। तो सबसे पहले निर्धारित करें कि किस विषय पर ये पैराग्राफ है, सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ, ये सबसे मेन चीज़ है। अब आप अगर स्टोरी है तो निश्चित रूप से स्टोरी में एक किरदार होगा, कोई कैरेक्टर होगा, वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा, उसके कुछ साथी होंगे और उस चीज़ को आपने समझने का प्रयास करना है कि कैरेक्टर कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, उसके को स्टार कौन से हैं और क्या क्रियाएं उसने की हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है। इसी तरह अगर किसी की बायोग्राफी के बारे में, किसके जीवन के बारे में, जैसे गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, विवेकानंद जी हैं, उनके बारे में, तो फिर ये देखना होगा कि उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का पैराग्राफ पर लिखा जीवनी है, बायोग्राफी है, वो व्यक्ति
का प्रारंभिक क्या था, जीवन काल, उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या उपलब्धियां की, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और क्या क्या उन्होंने कार्य किए जो लोगों के लिए समय की आवश्यकता। ये सब आपको पैराग्राफ में निर्धारित करने पड़ेंगे। इसी तरह समसामयिक समस्या है, करंट अफेयर। करंट अफेयर में जीवन की या देश की कोई समस्या जो हमारे आती है, समाज की समस्या आती है, देश की समस्या आती है, उनके बारे में होता है, योजनाओं के बारे में होता है। तो आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि करंट अफेयर में ये किस चीज़ के ऊपर है, सामाजिक है, राजनीतिक है, ऐतिहासिक है, या ऐसी कोई घटनाक्रम है जो हाल ही में घटा हो, या फिर किसी बीमारी के ऊपर, या किसी बहुत बड़ी दुर्घटना के ऊपर ये लेख लिखा गया। तो वो आपको निर्धारित करना है कि ये कौन सी चीज़ है, और उसी के अनुरूप आपको ये देखना है कि इसमें अक्सर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ प्रश्नों का एक सेटअप होता है, और उस प्रश्नों के सेटअप को अगर आप समझ सकते हैं तो सबसे पहले आप जो है ये अगर निर्धारित कर लेते हैं तो आपके लिए पैराग्राफ बहुत इजी होता है और आप तुरंत प्रभाव से उसके आंसर को जान सकते हैं। इसी तरह ऐतिहासिक घटना है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐतिहासिक घटना है तो क्या घटना हुई, किस कारण हुई, क्या उसका प्रभाव हुआ और समाज पे उसका क्या असर पड़ा, ये सब चीज़ आपको पता नहीं। तो पैराग्राफ को पहले आप धीरे से पढ़िए, ये जानने की कोशिश नहीं कीजिए कि शब्द का क्या अर्थ है, ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर शब्द के अर्थ आप जान नहीं सकते, डिक्शनरी बहुत बड़ी है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले ये देखना है कि उस पैराग्राफ में ये 5 बातें मैंने बताई हैं, कौन सी बात इस पे सेट है, कहानी है, लेख है, बायोग्राफी है, करंट अफेयर है, हिस्टोरिक इवेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। और जब इस चीज़ को निर्धारित कर लेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि मैंने क्या करना है और किस प्रकार के प्रश्न जो मेरे सामने आएंगे। सबसे पहले हम स्टोरीज को लेते हैं। कहानी, स्टोरीज क्या होती है? अब जानते हैं छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों में कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, जानवरों के ऊपर कहानी होती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के कहानी होती है, मित्रों को लेकर के कहानी होती है। तो कहानी के अंदर कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई व्यक्ति है। उस कैरेक्टर द्वारा किए गए कार्य को वर्णन किया जाता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे एक शेर था, जंगल में जा रहा था, तो ये कहानी का स्टार्ट होता है। इस तरह अगर किसी व्यक्ति के बारे में है तो कहेंगे कि कोई गरीब आदमी था, कोई साधु था, कोई नेता था, या किसी। तो पहली लाइन के अंदर ही बता दिया जाता है कि कहानी का शीर्षक क्या है। तो पहली और दूसरी लाइन में आपको कहानी का शीर्षक मिल जाएगा, चरित्र कैरेक्टर मिल जाएगा जिसके ऊपर ये कहानी लिखी जा रही है। तो एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण उसको नोट करने वाली ये है कि कहानी का कैरेक्टर कौन सा है। अब उस कैरेक्टर की वो कहानी जो है शुरू होगी, वो कहीं गया होगा, कुछ कार्य उसने किया होगा, या कुछ कार्य करने का उसका प्रयोजन होगा। ये सब आप पहले पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। अक्सर पैरा 3 या 4 हिस्से होते हैं पैराग्राफ के। तो पहले हिस्से में फर्स्ट जो पार्ट होता है पैराग्राफ का, उसमें इन चीज़ों का वर्णन होता है कि कौन व्यक्ति है, कौन सा जानवर है, यानी कैरेक्टर कौन सा है,
और वो क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैरेक्टर क्या है और उसकी एक्टिविटीज़ क्या है। उसके बाद वो आगे किसी से मिलता होगा, कोई और साथी उसके होंगे जो उसके साथ होंगे, कोई मित्र होंगे, कोई अनुयायी होंगे, या अगर जानवर है तो उसके साथ कोई और जानवर होंगे जिनसे उनका कोई ना कोई होगा, या फिर वो अपने जो जंगल के अंदर कुछ कर रहा होगा। तो इस तरह की बातें आपको उस कहानी में पहले पैराग्राफ में मिल जाएंगी। अगर सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़िए और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आप शब्द मत जाइए, बस आप कॉन्सेप्ट यानी अपने आप को ये निर्धारित कर लीजिए कि इसमें इस व्यक्ति के ऊपर है और ये व्यक्ति ये कार्य करने जा। फिर दूसरे पैराग्राफ में उसके द्वारा किए गए कार्यक्रमों का, क्रियाओं का उल्लेख होगा, वर्णन होगा, या जानवर है तो उसका उल्लेख होगा। यानी जो कैरेक्टर है, मुख्य जो कैरेक्टर है कहानी का, उसके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा दूसरे पैराग्राफ में लिखा। वो आपने देखना है कि उसने क्या क्या काम किए। आप अनुमानित कर लीजिए, आप पढ़ते जाइए, अनुमान लगाते जाइए और सोचते जाइए कि ये काम इसने किया था। तीसरे पैराग्राफ में उस कैरेक्टर द्वारा किए गए कामों का प्रभाव क्या हुआ, उससे आपको क्या मिलता है, क्या उसके लिखने का जो उद्देश्य है कहानीकार का, वो ये कुछ लिखना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, वो आपको समझाना चाहता है कि इस कहानी का अंत क्या हो रहा है। पटाक्षेप बोल दीजिए, एंड बोल दीजिए, क्लाइमैक्स बोल दीजिए, कुछ भी शब्द प्रयोग करें, वो आपको तीसरे पैराग्राफ में उसका मिल जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि वो क्या क्या हो गया, क्या प्रभाव पड़ा, क्या चीज़ हुई, या उस कहानी का अंत कैसे हो गया। तो 3 पैराग्राफ के अंदर 3 बातें आपको मन रखनी है। नंबर 1 पैरे में कि कैरेक्टर कौन सा है और उसके साथी कौन कौन से हैं। नंबर 2 आपको ये देखना है कि उसके क्या कार्य कब किया, क्रिया क्या की। नंबर 3 में उसके द्वारा गए क्रियाओं का प्रभाव क्या हुआ और उस कहानी से हमें क्या मालूम चाहता है, क्या संदेश मिल रहा है। इन 3 बातों को आप उल्लेख कर लीजिए। इस निर्धारण के बाद आप जाएं प्रश्नों के अंदर। 5 प्रश्न जो दिए हुए हैं या 6 प्रश्न जो दिए हुए हैं उनको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए कि पहले प्रश्न पूछा गया, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया, चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया। यानी प्रश्नों को ठीक ढंग से समझना ही ठीक उत्तर मिलेगा। अगर आपने प्रश्न ढंग से नहीं समझे तो आपका उत्तर भी सही नहीं आएगा। और उसके देखने के लिए क्या है कि आपके जो प्रश्न हैं उनके अंदर वर्ब क्या है, क्रियाएं क्या है, वो क्रिया आपको बताएगी कि ये कार्यक्रम हुआ था या ये पूछा जा रहा है। तो उससे आपको एक निर्धारण मिल जाएगा कि मैंने उत्तर क्या है। क्योंकि आपने कहानी बना ली और कहानी को आपको पता लगा कि तीनों चीज़ों बाद आपने पढ़ ली, तो आपको एक बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये कहानी, ये प्रश्न का उत्तर किस पैराग्राफ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में किस में है और क्या उत्तर है। बस उस लाइनों पे अगर आप जाएंगे, उस स्थान पर जाएंगे, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से नज़र आ जाएगा कि इसका आंसर ये है। और ऑप्शन के अंदर वो आंसर दिया होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, ये आपका नेटवर्क हो गया। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि एक हफ्ता अलग अलग कहानियों को पढ़ें। उन कहानियों को पढ़ने के बाद अपने जो ज्ञान के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उन कहानियों को अर्थ निकालने की कोशिश करें और अपने दिमाग में उस कहानी के बारे में एक पूरा खाका तैयार कर लें, कंसेप्ट तैयार कर लें कि ये कहानी है, इस व्यक्ति के ऊपर है, इसने ये कार्यक्रम किए हैं और इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कहानी लिखने वाले ने क्या लिखा है। बस इन बातों को समझ लें और उसके बाद प्रश्नों को ठीक ढंग से पढ़ना। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हम प्रश्न नहीं पढ़ते।
मुख्य जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ये है कि व्यक्ति प्रश्न नहीं पढ़ता है, वो फटाफट उत्तर की ओर चला जाता है। नहीं, जितना अच्छा प्रश्न को आप समझने का प्रयास करेंगे उतनी जल्दी आप उत्तर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि उत्तर तो आपके दिमाग में बन चुका, खाली आपने ऑनलाइन ढूंढी कि कहाँ कौन से पैराग्राफ में, और वही पहुँच जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, बना बनाया आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, वर्ब की वो साइनोनिम्स लिख दे, प्रश्न और आंसर में साइनोनिम्स होगा, बस इतना सा हेर फेर करेगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप फौरन समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो आप इस तरह का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने से आप इसमें सफल हो जाएंगे। और सबसे पहले कहानी से अभ्यास करते हैं तो आप भाषा को समझ जाएंगे। कंप्रिहेंशन का यही अर्थ होता है किसी बात को समझना, उसका अनुवाद करना नहीं होता। अक्सर लोग क्या अनुवाद करने बैठ जाते हैं, इसका अर्थ, इस लाइन का अर्थ क्या होगा, इस लाइन का अर्थ क्या होगा, इस लाइन का अर्थ क्या, ऐसा मत कीजिए। कंप्रिहेंशन में आपके सोच के अनुसार अनुवाद नहीं ढूंढा जाता, ये सोचा जाता है, उसमें देखा जाता है कि प्रश्न क्या है और उसका आंसर क्या बनता है। ये आपको अपने इंट्यूशंस, आपके अपने दिमागी प्रयोग है, आपके अपने कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका है, उसको अगर आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है एक सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। क्योंकि सामान्य जो कैलोरिकल्स होते हैं उनमें कहानियाँ आती हैं, और इन कहानियों को जो है वो आप अगर आप समझ लेते हैं तो छोटे मोटे टेस्ट जो होते हैं, जैसे क्लरिकल टेस्ट्स होते हैं, वो आप बड़े आसानी से इसको पास कर सकते हैं। ये 15 नंबर के होते हैं और 50 में से 15 तो इसी बात के होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और पैरा आता है, वो ये होता है कि उसमें एक वर्ब हटा दिया, उसकी कौन सी लाइन सही वर्ब आएगा, तो वो भी आपको उसमें भी ऐसा ही करना है कि उस पैराग्राफ को समझिए पहले, और उस पैराग्राफ को समझने के बाद आप ये नहीं देखिए कि उस पैराग्राफ किसके ऊपर लिखा हुआ है और क्या है, और उसकी कौन सी क्रिया है, और उस क्रिया का साइनोनिम्स क्या है। बस इतनी सी बात अगर आप समझते हैं तो करीब करीब 20 नंबर का पेपर सॉल्यूशन हो जाता है। क्लरिकल टाइप में जितने भी हैं, कहानी जहाँ होती है वो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। और एक हफ्ता आप इस चीज़ का रेगुलर प्रयास कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आप इसमें परफेक्शन आपकी होती जाएगी। क्योंकि अभ्यास के बिना कोई कार्यक्रम नहीं चलता है। इसमें आपको अर्थ या वर्ड जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है, उसको समझिए। आइलेट्स में भी यही वह लिसनिंग होती है। लिसनिंग क्या होती है, क्या आपने सुना और समझा, ये कंप्रिहेंशन है, पढ़ा और समझा, फ़र्क दोनों में एक है। यानी आपने समझा क्या है, इस इन 3 पैरों के अंदर लेखक ने जो लिखा है उसको आपने क्या समझा है, यही आपकी जो नॉलेज है, यही आपका ज्ञान है, और यहीं से आपका कंपटीशन प्रारंभ होता है, और यहीं से कंपटीशन जीतने का पहला स्टेप आप कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरी समस्याओं के दूसरे बारे में, कि और तरह के क्या होते हैं, बायोग्राफी क्या होती है उसके बारे में बताएंगे, इवेंट्स के बारे में बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट आप